नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर मोहन। दोस्तों, हम पश्चिम के न जाने कितने साम्राज्यों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज हम एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो पूरे दुनिया को अपना लोहा मनवा चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं जापान साम्राज्य की, इसके उतार चढ़ाव की, इसके बदलती परिस्थितियों की। कई सारे द्वीप समूहों से मिलकर बना ये देश इतना पावरफुल कैसे बन गया कि इसने रशियन एम्पायर तक को हरा दिया। इसने अपने से कई गुना बड़े चीन को धूल चटा दिया। एक ऐसा समय आया जब अमेरिका के भी दांत इसने खट्टे कर दिए। लेकिन पूर्वी एशिया के पहाड़ों में बसा ये देश, जिसके पास खेती के लिए भी बेहद कम जमीनें हैं, इतना पावरफुल कैसे बन गया, ये कहानी उसकी है। वैसे तो जापान का इतिहास बहुत ही पुराना है, इसलिए जापान के इतिहास को 4 मुख्य भागों में हम बांट सकते हैं। एंशिएंट जापान 3rd सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी एडी तक। किस्से कहानियों के अनुसार जापान का पहला जो सम्राट था उसका नाम था जीमो। खैर, इसके बाद आता है क्लासिकल जापान 5th सेंचुरी एडी से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक। इसमें जापान में कई लड़ाइयाँ हुई, कई युद्ध हुए और जापान कई भागों में बंट गया। इसके बाद आता है मिडाइवल जापान, जो 1185 से लेकर 1659 एडी तक चला। हम अपनी कहानी 1185 से शुरू करते हैं, जब जापान के राजशाही राजाओं की ताकत पूरी तरह से खत्म कर दी गई और साम्राज्य की चाबी आ गई सैन्य शासक और तानाशाह ताकुगवा के पास। इसने ऐलान कर दिया कि कोई भी पश्चिमी देशों से किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार नहीं करेगा, और अगर कोई पश्चिमी देश का बंदा यहाँ पर दिख जाता है, जापान में दिख जाता है, तो उसे मार दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले जापान के पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, व्यापार होते थे। पुर्तगाल एक ऐसा देश था जिसने जापान में बहुत अच्छा अपना व्यापार फैलाया हुआ था, लेकिन 1603 तक आते आते ये सब कुछ खत्म हो गया। अब 250 साल तक जापान का माहौल एकदम शांत रहा। कोई किसी में इंटरफेरेंस नहीं, राजा का इंटरफेरेंस किसी तरह का नहीं। हाँ, राजा की बातों को मानने के लिए, राजा के शासन आदेश को मानने के लिए, लोगों की सुरक्षा करने के लिए सामुराई हुआ करते थे, लेकिन इन सब के अलावा बिल्कुल शांत था जापान। बस आप ऐसा समझ लीजिए, एक कुएं के मेढक की तरह हो गया था। न इसे बाहर से कोई मतलब था और न ही अंदर किसी को आने देता था। लेकिन 1850 में पश्चिम में एक नई ताकत अस्तित्व में आ चुकी थी, वो था अमेरिका। अमेरिका जो बढ़ चढ़कर अपना व्यापार कर रहा था, और दिक्कत ये थी कि जापान अपने आप को लॉक कर चुका था। सभी पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करने के लिए पागल थे। इसलिए अंत में 1853 में एक अमेरिकी लॉर्ड मैथ्यू पेरी ने बहुत बड़ी नेवी लेकर ये जापान के पास पहुंच गया और खुला चैलेंज दिया कि या तो हमारे साथ व्यापार कीजिए या फिर आप हमसे युद्ध कीजिए। अब जापानी जो पिछले 2.5 सालों से तीर कमान और तलवारों से लड़ाई करते थे, अचानक अपने सामने अमेरिका जैसी फौज को देखकर, जिनके पास राइफल है, जिनके पास आधुनिक हथियार हैं, देखकर पस्त हो गए और उन्होंने युद्ध करने की जगह पर बातचीत से मसले का हल निकालना ज़्यादा अच्छा समझा। पर अमेरिका ने जापान के साथ कई समझौते किए और इस तरह से पश्चिमी देशों का जापान के साथ व्यापार का रास्ता खुल गया। देखने की बात यह है कि शुरुआत में अमेरिका को तो बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा फायदा जापान को हुआ, क्योंकि जापान अब खुल चुका था। वो सारे देश में देश की आधुनिकताओं, देश के बदलावों को समझ सकता था। वहाँ के अब जो नागरिक हैं, जो जापानीज हैं, वो अब देश के साथ अपना कंधा से कंधा मिलाकर चल सकते थे, आधुनिकता को अपना सकते थे और एक पुरातन परंपरागत चीज़ों से थोड़ा सा छुटकारा पा सकते थे। ये सब बात वहाँ के शोगुनेट्स को अच्छी नहीं लग रही थी। शोगुनेट्स वो लोग होते हैं जो अपनी परंपराओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। शोगुनेट्स को ये चीज़ें अच्छी नहीं लग रही थी। ये आधुनिकता, ये पश्चिम के साथ व्यापार, ये बॉर्डर का पश्चिम के लिए खुला रखना जापानी शोगुनेट्स को अच्छा नहीं लग रहा था। और दूसरी तरफ राजा था जिसने आधुनिकता के लिए जापान के बॉर्डर्स खोल दिए थे। तो दोनों के बीच एक जंग होना जायज़ था और रिजल्ट ये हुआ कि 1868 तक आते आते एक सिविल वॉर ने जन्म ले लिया, जिसको बोशिन वार के नाम से जाना जाता है।
शोगुनेट्स और सामुराई एक तरफ अपनी तलवार, तीर, भाला लेकर खड़े थे, तो दूसरी तरफ आधुनिकता को अपना चुके जापान के सम्राट खड़े थे और उनके साथ थे पश्चिमी देशों के हथियार और पश्चिमी देशों का समर्थन। इस दबाव में एक ही साल में शोगुनेट्स ये लड़ाई हार जाते हैं और आधुनिकता की जीत हो। आगे चलकर जापान के 122वें सम्राट मेजी टेन्नो, जिनको हम लोग मुत्सहितो भी कहते हैं, राजगद्दी संभालते हैं। 1867 से लेकर 1912 तक इन्होंने जापान के गद्दी को संभाला। जापान उस समय आधुनिकताओं की चरम पर था। यहाँ तक कि जब पहली बार रेलवे इंट्रोड्यूस हुआ जापान में, तब जापान के लोगों को लगा कि वास्तव में हमारा जापान अब आधुनिकता के कदम पे आगे बढ़ रहा है, जापान तरक्की कर रहा है। और इसमें पश्चिमी देशों ने भी हेल्प किया था और बहुत सहायता दी थी। उसके पीछे का रीजन ये है कि जापान के साथ व्यापार करने में काफी फायदा मिल रहा था, इसलिए इन्होंने सपोर्ट किया था। धीरे धीरे जापान आधुनिक होने लगा, जिसे मेजी के अंडर में जापान में बहुत बड़े बड़े आमूल चूल बदलाव की। इसे मेजी रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाता है। जापान अब मॉडर्न बन चुका था। ये दौर 1867 से लेके 1912 तक था, जब तक मेजी जिंदा थे। मेजी काफी लिबरल सोच वाले थे। वो जापान को बहुत तेजी से आधुनिकता की तरफ लेकर गए और सामुराई और शोगुनेट्स की ताकत को खत्म किया, मिलिट्री की ताकत को सेंट्रलाइज किया, नेवी को मजबूत किया, नए नए कारखाने खोले। लेकिन जापान के पास बहुत बड़ी कमी थी, वो था खेती के लिए जमीन न हो। वो अपने कच्चे माल भी अब दूसरे देशों से आयात करने पर मजबूर था और ये कमी जापान को अखरती थी। उसके पास अब एक ही चारा था कि अपने साम्राज्य को बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा जमीनें एक्वायर की जाएं। 1894 तक जापान एक सुपर पावर देश बन चुका था। अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए उसे अब जमीनों की जरूरत पड़ी और इसके लिए उसने बड़ी बड़ी ताकतों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। सबसे पहला मोर्चा जो उसने खोला था वो चिंग डायनेस्टी चाइना के खिलाफ था। अब चीन और जापान के बीच 1894 to 95 एक युद्ध होता है, जिसमें जापान के आधुनिक हथियार चाइना को कुछ ही दिनों में हरा देते हैं और पूरे कोरियाई पेनिनसुला पर जापान का राज हो जाता है और जापान की ताकत अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। इसके बाद पूरी दुनिया को आश्चर्यचकित करते हुए उसने एक बहुत बड़ी शक्ति रशिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 1904-1905 में रशिया को भी हरा दिया। इस बात से पूरी दुनिया ने जापान की आधुनिकता और जापान की ताकत को लेकर लोहा मान लिया। लेकिन 1912 में सम्राट मेजी का देहांत हो गया। इसके बाद तो जैसे सब कुछ बदल गया। इनके बाद योशिहितो, जिनको ताइशो के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट बने। जापान अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए न जाने कितनी घटनाओं को अंजाम दे डाला। और तो और प्रथम विश्व के युद्ध के दौरान तो पश्चिम के साथ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये पश्चिम के ही खिलाफ अपना एक्सिस पावर बना चुका था। आप इस बात से आसानी से पता लगा सकते हैं कि इन सब युद्धों और झड़पों में अकेले अमेरिका के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। लेकिन अब जापान की हार की शुरुआत हो चुकी थी। पहली बार बैटल ऑफ मिडवे, जो जापान और अमेरिका के बीच का युद्ध था, उसमें अमेरिकी एयरफोर्स ने जापान के एयरफोर्स धज्जियां उड़ा दी। अमेरिका चाहता था कि दूसरी ओर से रशिया भी जापान को घेरे, जिससे चारों तरफ से इसे घेर कर हम जापान को आराम से हरा सकते हैं। लेकिन उसे एक बात का डर यह भी था कि अगर किसी तरह से जापान पर रशिया पहुंच जाता है, रशिया का कम्युनिज्म जापान को प्रभावित कर देगा। इसलिए इसके पास और कोई चारा नहीं था और तीसरे विकल्प के रूप में इसके पास सिर्फ एक ही चीज़ बची थी, परमाणु बम। इसलिए उसने परमाणु बम को हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा दिया और जापान बुरी तरीके से इसमें परास्त हो गया। हालांकि इसके बावजूद भी जापान सरेंडर करने को तैयार नहीं था कि रशिया ने जापान के क्षेत्र मंचूरिया पर अटैक कर दिया और वहां से जापान को पीछे धकेल देने में कामयाब रहा। अब चारों तरफ से जापान फंस चुका था और उसे एक तरफ अमेरिका के पास सरेंडर करना था और दूसरी तरफ या तो रशिया से वो हार जाए। लेकिन जापान राजशाही को बचाए रखना चाहता था। अगर कम्युनिस्ट रशिया उसके तक पहुंच जाता है तो राजशाही वैसे भी नहीं बचनी है। इससे अच्छा उसे विकल्प ये लगा कि अमेरिका के सामने वो घुटने टेक दे, आत्मसमर्पण कर दे, और उसने यही किया। 14 अगस्त 1945 को उसने ऑफिशियली आत्मसमर्पण कर दी और एक नए जापान की शुरुआत हुई। अमेरिका ने अम्ब्रेला पॉलिसी के तहत जापान को रक्षा देने का वचन दिया और जापान ने अपनी मिलिट्री खत्म कर दी। तब से लेकर जापान लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब इसके पास पार्लियामेंट भी है और नाम मात्र की ही सही सम्राट और राजशाही भी। तो आपने देखा कि किस तरह से कम्युनिस्ट होने से जापान बच गया और आज जिस प्रगति पर है वो जापान की एक बहुत बड़ी सीख है
कि इसने इतनी घटनाओं के बावजूद भी किसी से कोई बदले की भावना नहीं रखा, और आज जापान की अर्थव्यवस्था और उसकी तकनीक पूरी दुनिया में लोहा मनवाती है। भारत के और जापान के अच्छे संबंध है, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।